गुड मॉर्निंग बेटा। अपन ने कल की क्लास में यूरिन फॉर्मेशन के टॉपिक को समझा था, ठीक है बेटा। उसी टॉपिक को अपन और बेटर वे में समझ रहे हैं कि यूरिन फॉर्मेशन के दौरान 3 स्टेप्स पाए जाते हैं। फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मैंने ये बताया आपको कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है उसके द्वारा वेस्ट को लेके जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में आता है और फिर ग्लोमेरुलस की एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन की एपिथेलियम एंड बोमेन कैप्सूल के जो स्लिट्स होते हैं वहां से फिल्ट्रेशन होता है और जो फिल्ट्रेट है वो पीसीटी में आ जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं और इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि लगभग 125 ml फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है पर मिनट और पूरे दिन की अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो 180 लीटर पर डे जो है फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन जो अडल्ट होता है वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास आउट करता है अपनी बॉडी से बाहर, ठीक है ना। इसका मतलब 99 जो फिल्ट्रेट है, 99% फिल्ट्रेट है, उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ओके बेटा। और इससे क्या होता है, जो यूरिन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ही बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में सेकेंड स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। तो बच्चों इसको समझाने के लिए मैंने एक स्केच ड्रॉ किया है नेफ्रॉन का ही। इस चैप्टर के अंदर लगभग 3 टाइम हम नेफ्रॉन को बनाएंगे अलग अलग मैकेनिज्म को समझाने के लिए। तो ये रीअब्जॉर्प्शन को समझाने के लिए मैंने स्केच बनाया है। तो बच्चों रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मिनरल्स का, सॉल्ट्स का एंड वाटर का अगेन एंड अगेन रीअब्जॉर्प्शन होता है और जो फिल्ट्रेट है वो एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जब तक वो कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि जैसे कि ये पीसीटी का पार्ट है, तो इसमें जो फिल्ट्रेट आया है वहां पर बाइकार्बोनेट आयन, H+ आयन, K+ आयन, क्लोराइड आयन, ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी तरीके से अच्छा एक चीज और, जो नेफ्रॉन के बाहर जो किडनी का पार्ट है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, या वहां पर जो फ्लूइड है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इंटरस्टिशियल पार्ट से जो पोटेशियम आयन है वो नेफ्रॉन के ल्यूमेन में रिलीज होते हैं, H+ आयन भी रिलीज होते हैं। इसी तरीके से जो हेनले लूप है यहाँ पर भी यूरिया का ठीक है ना रिलीज होता है और दूसरे जो मिनरल्स हैं उनका रिलीज होता है। इसी तरीके से जो डीसीटी पार्ट है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर भी K+ आयंस का, H+ आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है और दूसरे जो मिनरल्स हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। और कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर का, यूरिया का और ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट तक आते आते जो यूरिन है वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है बेटा। फिर कलेक्टिंग डक्ट से ये जो वेस्ट है ये कैलिक्स के अंदर, फिर रीनल पेल्विस के अंदर रिलीज किया जाता है।
अच्छा, ये हो गया सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। ट्यूब्यूलर सिक्रेशन के अंदर नेफ्रॉन के जो डिफरेंट पार्ट हैं वो कुछ मिनरल को रिलीज भी करते हैं, सिक्रेट भी करते हैं नेफ्रॉन के ल्यूमेन के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रेशन कहते हैं। तो इन 3 स्टेप्स के द्वारा क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ओके बेटा, तो एक बार आप स्केच देख लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी मैं बता रहा हूं आपको अभी। अब तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक तो मैंने आपको बताया GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये कितनी है, 125 ml पर मिनट है, ठीक है ना। अब यहां से इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट ये अपन को निकालना है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए 3 जो कंडीशंस हैं, एक तो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसे हम इन शॉर्ट GFP कहेंगे। ये क्या है ये भी मैं समझा दूंगा अभी आपको। सेकंड है ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP, ठीक है। और थर्ड है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट के लिए ये 3 जो फैक्टर हैं ये रेस्पॉन्सिबल है, इसे हम कहेंगे CHP। अब बच्चों मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये क्या है वो भी आप देख लीजिए। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट के लिए पहला फैक्टर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये क्या है बच्चों, जब एफरेंट आर्टेरियोल से जब ब्लड एंटर होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, तो ग्लोमेरुलस की जो आर्टेरियोल हैं वहां पर डिफरेंट डायमीटर होने की वजह से जो फिल्ट्रेशन की रेट है वो कम ज्यादा होती है, या मैं से कहूं कि डायमीटर में वेरिएशन होने से जो फिल्ट्रेशन की रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। और ये इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, जो आर्टेरियोल का जो डायमीटर है। सर तो इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। सेकंड है ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है कि ब्लड के अंदर जो कॉलॉइडल प्रोटीन है वो फिल्ट्रेशन को रेजिस्ट करती है, रोकती है। तो ब्लड के अंदर जो कॉलॉइडल प्रोटीन है उसके द्वारा रेजिस्टिविटी होती है फिल्ट्रेशन के लिए, इसे हम कहते हैं ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और थर्ड है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, के फिल्ट्रेशन के बाद में जो फिल्ट्रेट आता है बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन के अंदर वो भी फिल्ट्रेशन को रेजिस्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है इसकी वैल्यू होती है बच्चों 60 से 75 mmHg, ठीक है। ये कितना होता है, 60 से 75 mmHg होता है। और जो ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ये लगभग होता है 32 mmHg।
ठीक है। और जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आता है ये होता है 18 mmHg। कितना होता है? 18 mmHg। तो यहां पर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? EFP इक्वल्स टू GFP माइनस ब्रैकेट में BCOP प्लस CHP। ये फॉर्मूला लेंगे बच्चों इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट के लिए, सॉरी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट के लिए। GFP ये कितना आया है? 60 से 75-60, ठीक है, माइनस BCOP ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है बच्चों? 32 प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है? 18। तो यहां हो जाएगा 75 या 60 अपन लेंगे, माइनस 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा बेटा? 50। तो अपना आंसर आएगा 10 से लेकर 25 mmHg। तो ये बच्चों इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू है। 10 से लेकर 25 mmHg तक हो सकता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन जो रेट है वो। एक बार बच्चों यहां तक आपके क्लियर है तो एक बार हैंड रेस कर दो, एक बार हैंड रेस कर दो आप। अच्छा बच्चों, जो फिल्ट्रेट आया है, जो फिल्ट्रेट आया है पीसीटी के अंदर वो क्या है? प्लाज्मा ही तो है। तो इसे हम कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या कहते हैं? रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं। तो बच्चों यूरिन फॉर्मेशन के लिए ये तीन जो स्टेप्स हैं रेस्पॉन्सिबल हैं। इस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। कल की क्लास में मैंने यूरिन के कॉम्पोजिशन को भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। यूरिन के अंदर 90% तक वाटर होता है, 2.5% तक सॉल्ट्स होते हैं, सॉरी 2.5% तक यूरिया, मेनली यूरिया होता है, ठीक है ना, और बाकी 2.5 या 7.7% जो है अदर सॉल्ट जैसे कि क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, हिपुरिक एसिड, पिगमेंट्स, ये सब होते हैं। यूरिन की जो पीएच होती है वो 6 होती है, स्लाइटली एसिडिक होता है, और यूरिन का कलर स्लाइटली येलो होता है, हल्का येलो होता है, पेल येलो होता है यूरिन, और ये कलर होता है यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण से। ओके बेटा, तो ये तीन स्टेप्स थे यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, ओके, जो कि यूरिन को और कॉन्सेंट्रेट कर देता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ओके।
बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है ये ध्यान से देखिए आप। क्या होता है बच्चों कि जैसे कि मान लो ये नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन के यहाँ जो फिल्ट्रेट रिलीज हुआ है, फिल्ट्रेट, तो वो फिल्ट्रेट यहाँ नीचे की ओर मूव कर रहा है डिसेंडिंग डायरेक्शन में, ठीक है ना। और उसके अपोजिट जो लिम्ब है यहाँ पर ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो ये सिंपल फॉर्म में इसे मैं कहूंगा, इसे सिंपली बताया मैंने, इसे हम कहेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसे हम क्या कहेंगे? काउंटर करंट मैकेनिज्म। कि एक लिम्ब में तो नीचे की ओर मूव कर रहा है फिल्ट्रेट और दूसरे लिम्ब में ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो इस तरीके से मूवमेंट के कारण से जो इंटरस्टिशियल जो स्पेसेस हैं वहां पर ऑस्मोलैरिटी में चेंजेस होते रहते हैं। क्योंकि कुछ जो मिनरल है वो तो एब्जॉर्ब होंगे और कुछ वेस्ट है वो नेफ्रॉन की ल्यूमेन में रिलीज होंगे। तो इस वजह से क्या है कि जो ऑस्मोलैरिटी है नेफ्रॉन के अंदर की वो चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। और इसी को हम क्या कहेंगे? काउंटर करंट मैकेनिज्म कहेंगे। और इस ऑस्मोलैरिटी के चेंज होने की वजह से ही यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। इसके अलावा यहां मैंने वासा रेक्टा ड्रॉ किया है। वासा रेक्टा क्या है कि जो इफरेंट आर्टेरियोल निकलती है वापस, तो उसके अंदर अब ब्लड, वो ब्लड है जिसके अंदर वेस्ट निकल चुका है, वेस्ट नहीं है। तो वो क्या कहते हैं इसे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर वासा रेक्टा को हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर कहते हैं। तो एक तरफ तो ये जो ब्लड है ये यू मूव कर रहा है नीचे की ओर और दूसरी डायरेक्शन में ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो सपोज करो कि यहां से मान लो कोई मिनरल है वो रिलीज हो रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस में, वो वासा रेक्टा के इस पार्ट से एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो वापस से रिलीज हो जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो इस तरीके से क्या होता है कि वासा रेक्टा के अंदर ब्लड के मूवमेंट के कारण से और नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेट के मूवमेंट से ऑस्मोलैरिटी में चेंजेस आता है और कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ एक्सक्रीटरी जो मिनरल या वेस्ट है वो रिलीज होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। और एट द एंड जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है वो ही कलेक्टिंग डक्ट में बनता है और वो फिर रीनल पेल्विस तक जाता है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। यहां पर जो फिल्ट्रेट का मूवमेंट है उसको हम मिली ऑस्मोल पर लीटर में मेजर करते हैं। किसमें? मिली ऑस्मोल पर लीटर के अंदर। क्या बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? ये काउंटर करंट मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दो। बहुत ही सिंपल है, आप एनसीईआरटी बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो बच्चों ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का पार्ट था। नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूं कि कैसे रेगुलेशन होता है, कि जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है या जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो कैसे रेगुलेट होता है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर हम रेगुलेशन समझेंगे कि कैसे रेगुलेशन होता है यूरिन का पास होना और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का भी कैसे कंट्रोल होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इन शॉर्ट इसे हम ADHB कहते हैं, और वैसोप्रेसिन।
ये हार्मोन बनता तो हाइपोथैलेमस में है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले भाग से ये रिलीज होता है। एडीएच, जब बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है, तो बॉडी फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है तो फिर वो यूरिन के रूप में पास आउट होता है। तो जब यूरिन का एक्सेस पास आउट होता है तो उस समय एडीएच हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है? एंटी डाई यूरेटिक, यानी कि ये यूरेसिस को रोकता है, यानी कि यूरिन के पास आउट को डिक्रीज कर देता है। ठीक है ना? तो एडीएच हार्मोन के द्वारा यूरिन के सिक्रेशन को कम कर दिया जाता है, उसके पास आउट को कम कर दिया जाता है। ओके, क्लियर है आपके? ठीक है ना? और जब वापस से बॉडी फ्लूइड का लेवल इंक्रीज होता है तो एक फीडबैक मैकेनिज्म आता है और एडीएच हार्मोन निकलना बंद हो जाता है और वापस से यूरिन का पास आउट इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से एडीएच के द्वारा कंट्रोल होता है यूरिन का रिलीज करना। इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। नाम से देखिए, वैसो यानी कि वेसल्स, प्रेसिन यानी कि प्रेस। ठीक है ना? तो जब कभी भी वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है तो ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, प्रेस कर देता है, जिससे ब्लड का जो प्रेशर है वो राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ब्लड प्रेशर राइज होने पर क्या होगा कि ग्लोमेरुलस में से ब्लड का जो फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और फिल्ट्रेट का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लीजिए। वैसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और कॉन्स्ट्रिक्शन होने से उसके कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो है ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है और इसी से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जो रेट है वो भी राइज हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट आपको समझ में आ गया। सेकंड हम लेते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अब ये क्या है ये अपन देख लेते हैं। एपरेटस, देखो बच्चों, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है कि कई बार क्या होता है कि मेडुला और कॉर्टेक्स के अंदर जो नेफ्रॉन्स होती हैं तो उनका जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड जो पार्ट है वो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के पास में आ जाता है, उसके बीच में आ जाता है। तो उस कंडीशन में से हम क्या कहते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। क्लियर हो गई बात आपके? अच्छा ठीक है। तो क्या होता है कि जब कभी भी फिल्ट्रेशन की रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जो रेट है वो डिक्रीज होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट डिक्रीज होती है, तो उस कंडीशन में, तब उस कंडीशन के अंदर जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर यानी कि ग्लोमेरुलस की जो सेल्स होती है ना, दोबारा सुन लीजिए, ग्लोमेरुलस की जो सेल्स होती है जो कि डीसीटी के कांटेक्ट में है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जेजी सेल्स कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होती है तो ये जेजी सेल्स, लिख देता हूं मैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर जेजी सेल्स कहते हैं। तो ये रिलीज करती है रेनिन। ये क्या रिलीज करती है? रेनिन एंजाइम रिलीज करती है। ठीक है, और ये रेनिन क्या करता है बच्चों? ब्लड में जो एंजियोटेंसिनोजन है, एंजियोटेंसिनोजन, जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। दोबारा सुन लीजिए कि जब कभी भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तब जेजी सेल्स रेनिन एंजाइम रिलीज करती है और ये रेनिन एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है और एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है? ब्लड प्रेशर को रेज कर देता है और इससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जो रेट है वो राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन। मैं लिख देता हूं, रेनिन एंजियोटेंसिन या एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनिन एंजियोटेंसिन
नोजन मैकेनिज्म भी कहते हैं। ओके बेटा, तो ये भी क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करता है। और थर्ड हम लेते हैं एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, इसे इन शॉर्ट ANF भी कहते हैं, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। बच्चों ये जो ANF है, जो एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर है, ये रिलीज होता है एट्रिया से। हार्ट का जो एट्रियम पार्ट है उसके जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ये फैक्टर रिलीज करते हैं, और इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती है, वैसो डायलेशन हो जाता है। वैसो यानी कि वेसल्स, डायलेशन यानी कि फैलना, तो वेसल्स का डायलेशन हो जाता है और इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रेट है वो भी डिक्रीज हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को भी ANF फैक्टर जो है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर है, वो कंट्रोल करता है। ओके बेटा, क्लियर है? तो ये तीन जो स्टेप्स हैं, इनके द्वारा क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कंट्रोल होती है। ओके बेटा? बच्चों नेक्स्ट जो टर्म है वो है मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन क्या है? द रिलीज ऑफ यूरिन टू द आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन। यूरिन के रिलीज को हम क्या कहते हैं? मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। ओके बेटा, और मैंने आपको बताया था कि ये ADH हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होता है, कि जब कभी भी यूरिन ज्यादा रिलीज होता है तो ADH उसको डिक्रीज करता है, कंट्रोल करता है, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर यूरिन के पास आउट को कम कर देता है। तो ADH हार्मोन का यहाँ पर रोल है। ठीक है बेटा? तो बच्चों आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। आपको यदि कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए।